प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। अपन बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की रीट भर्ती सेकंड लेवल विषय सामाजिक अध्ययन, और अपना जो टॉपिक है आज का वो है मौर्य साम्राज्य। देखिए, इससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के संदर्भ में सत्य कथन है। सबसे प्राचीन चांदी या तांबे के पंचमार सिक्के होते थे जो ठप्पे लगाकर बनाए जाते थे। इनके ऊपर अभिलेख या मुद्रा लेख नहीं होता था। 2 नंबर पे है, काशापण 32 रति वजन का चांदी का सिक्का था जिसे पण भी कहते थे। मौर्य काल में मुख्यतः प्रचलित था। गदिया सिक्का है, शक शासकों द्वारा जारी किया गया, जिसके अनुकृति पर एक तांबे का सिक्का जो प्रारंभिक या पूर्व मध्य काल में गुजरात और राजस्थान में प्रचलित था। तीसरे नंबर का प्रश्न है, दिनार सोने का सिक्का था और चांदी के रूपक नामक 16 सिक्कों के बराबर था। तो इसके अंदर ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों सही हैं, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, वैष्णव धर्म के उदय के साथ खान पान व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ गया। खान पान की व्यवस्था है, इसमें क्या परिवर्तन आया। देवताओं को भोग के रूप में मिठाई चढ़ाने की प्रथा, मंदिरों के देवताओं के लिए विशाल पाकशालाओं का निर्माण है, ये किया जाने लगा। अब देखिए तीसरा जो ऑप्शन है, मांस मदिरा सेवन को अत्यधिक निंदनीय तथा अधार्मिक कृत्य माना जाने लगा। उपयुक्त सभी। तो 2 नंबर में जो आपका ऑप्शन होगा वो है 3 नंबर का, मांस मदिरा सेवन को अत्यधिक निंदनीय व अधार्मिक कृत्य माना गया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में रूपा जीवाओं को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्रदान किया गया। यह रूपा जीवाएं कौन होती थी। रूपा जीवाएं कौन होती थी, यह देखिए संगीत नृत्य और कलाओं में प्रवीण जो महिलाएं होती थी उसे रूप जीवा कहा जाता था। अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न है, यवन शक तथा अन्य विदेशियों का किस रूप में भारतीय समाज में विलय हुआ। किस रूप में भारतीय समाज में विलय हुआ, तो ये क्षत्रिय रूप में क्या हुए, भारतीय समाज में विलय हुआ इनका। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें दूसरा स्थान किनका था। तो दूसरा स्थान साहब किनका था, किसानों का दूसरा स्थान था। अब देखिए अपन देखें छठा नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रयुक्त एवं प्रसिद्ध पाटलिपुत्र से तक्षशिला की ओर जाने वाले राजमार्ग का निर्माण किसने कराया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें है मौर्य शासकों ने क्या करवाया था, यह निर्माण करवाया था। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास की स्रोत सामग्री के रूप में निम्नलिखित कौन सा स्रोत सबसे कम महत्वपूर्ण या उपयोगी है। तो इसके अंदर देखिए मुद्रा विषयक साक्ष्य है, ये सबसे कम उपयोगी और कम महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अपन बात करेंगे तो देखेंगे आप 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अशोक का नवीनतम प्राप्त शिलालेख है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, सन्नाताई। यस, सन्नाताई या सन्नाती, सही नाम इसका सन्नाती है। सन्नाती अभिलेख है, कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। तो इस अशोक का सबसे नवीनतम अभिलेख माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। अब देखिए 9 नंबर में अपन बात करें, मौर्यकालीन लौकिक साहित्य स्रोत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ये पूछ रखा है। और 9 नंबर में क्वेश्चन है, मौर्यकालीन जो है यह कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह किसने उल्लेखित किया कि युवा चंद्रगुप्त सिकंदर ने पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था। युवा चंद्रगुप्त सिकंदर से पंजाब में प्रत्यक्ष रूप से मिला था, ये किसने, यानी सिकंदर और चंद्रगुप्त की भेंट है, यह कौन बताता है। तो इसमें देखिए 10 नंबर में अपन देखेंगे तो आपका आंसर है जस्टिन। कौन बताता है साहब, जस्टिन बताता है। अब अपन बात करें तो देखेंगे मौर्य का कालक्रम किस घटना, मौर्य का कालक्रम 11 नंबर का, मौर्य का कालक्रम किस घटना के साथ संबंध है। मौर्य का कालक्रम और घटना दे रखी है, उसका संबंध अपने को देखना इसमें
11 नंबर में अपन देखें तो है सिकंदर का आक्रमण। 11 नंबर में देखें अपना आंसर हो जाएगा बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु। अब देखिए 12 नंबर का जो प्रश्न है ये देखेंगे आप। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के लिए हमें मुख्यतः किस स्थान पर निर्भर रहना पड़ता है? तो जैन स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। 1 मिनट भाई, ये बौद्ध स्रोतों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जैन स्रोतों पे नहीं, सॉरी, बौद्ध स्रोतों पर क्या रहना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए निम्नलिखित किस शिलालेखों से पश्चिमी भारत सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का प्रमाण मिलता है? तो यही एक है अपना रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की जानकारी मिलती है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस शिलालेख में अशोक के लिए मगध का प्रिय राजा या प्रियदर्शी राजा मगध शब्दों का अंकित या अंकन किया गया है? देखिए 14 नंबर में आपका है भारभू का अभिलेख, सॉरी 14 नंबर में देखेंगे भारभू का अभिलेख ही सही आंसर है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 15 नंबर में देखेंगे अपन, अशोक के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक विकार क्या था जिसे दूर करने के लिए अशोक ने दम की अपनी नीति का परिवर्तन किया था? तो 15 नंबर में क्वेश्चन है सामाजिक तनाव और सांप्रदायिकता का संघर्ष। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए सामाजिक विषयों में अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? सामाजिक विषयों में अशोक की सर्वाधिक क्रांतिकारी धारणा क्या थी? तो इसके अंदर आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये होगा 16 में 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, जन्म, विवाह, यात्राओं आदि के समय किए जाने वाले निरर्थक के सामाजिक कर्मकांडों का विरोध। इसके बाद में अपन बात करें तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए अशोक की दम नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? अशोक की दम नीति या मूल मंत्र का सिद्धांत था, तो ये देखेंगे संयम। क्या था साहब? संयम। अब अपन बात करें 18 नंबर का क्वेश्चन, अपने राज्यारोहण के कितने वर्षों बाद अशोक ने पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन करने के लिए बोध गया की यात्रा करी थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बोध गया की यात्रा है, ये है अपने राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद करी थी साहब? 10 वर्ष बाद इसने क्या करी थी? यात्रा करी थी। अब देखिए अशोक द्वारा बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगीति का प्रमुख योगदान क्या था? और तृतीय बौद्ध संगीति का प्रमुख योगदान है, ये देखिए क्या क्या था। इस संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्य द्वारा कथावस्तु का संकलन किया गया था, सही बात है। उसने बौद्ध संघ को भिन्न मतावलियों द्वारा या बौद्ध संघ को विघटनकारी तत्वों से मुक्त कर दिया, ठीक बात है। इसमें भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजने का निर्णय लिया गया, बिल्कुल सही है। तो यानी चारों के चारों ऑप्शन सही है, यानी 19 नंबर में हो गया चौथा ऑप्शन। अब देखिए 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित किस वृहद शिलालेख में अशोक पहली बार धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख करता है? तो धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख है, ये किस में करता है साहब? 5वें अभिलेख के अंदर धम्म महामात्र नामक अधिकारी का उल्लेख करता है। 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित किस अभिलेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? सभी मनुष्य क्या है? मेरी संतान है। तो ये घोषणा की गई है प्रथम पृथक अभिलेख कलिंग शिलालेख में। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक सुधार का क्रियान्वयन नहीं किया था? तो कौन से प्रशासनिक सुधार का क्रियान्वयन अशोक ने नहीं किया था? तो 22 नंबर का है, इसमें आंसर हो जाएगा चौथा, और चौथा है अपने मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित दया याचना या
दया प्रतिवेदनों के आधार पर अपराधियों की मुक्ति, ये नहीं किया था इसने, अशोक ने। तो 22 नंबर में आंसर हो जाएगा चौथा। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान प्रांत मौर्य अंग नहीं था? मौर्य अंग नहीं था अभी, यानी मौर्यों का अंग कौन सा नहीं था इसके अंदर, ये अपने को देखना है। तो तमिलनाडु और केरल है, ये मौर्यों का अंग नहीं था, यानी 1 और 2 इसमें सही है। 24 नंबर में अपन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग व कलिंग की विजय सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। इस विचार के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ये कथन अपने को देखना है, और 24 नंबर अपना आंसर है, तो इसमें सही नहीं है। इसकी प्राकृतिक संपदा से समृद्ध एवं उपजाऊ भूमि साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि के योगदान प्रदान कर सकती थी, ये सही नहीं है अभी। इसके बाद में देखिए 25 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है ये है, पुराणों के अनुसार संपूर्ण मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें देखेंगे 137 वर्ष तक रहा, 25 में है 2। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रिक्त राजकोष की पूर्ति के लिए प्रवर्ती मौर्य शासकों ने निम्नलिखित में से किस उपाय का सहारा लिया? तो 26 नंबर में आपका हो जाएगा सिक्कों का खोटापन। 26 नंबर में आपका 3 का आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में देखिए, अंतिम मौर्य नरेश वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करने से पूर्व पुष्यमित्र शुंग क्या था? पुष्यमित्र शुंग है, यह क्या था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसके अंदर, मौर्यों का प्रधानमंत्री, मौर्यों का सेनापति। इसके बाद में देखिए 28 नंबर, मौर्य शासन का क्या स्वरूप था? मौर्य शासन का स्वरूप है ये देखिए, तो मौर्य शासन का स्वरूप है यह अपने को देखना है। तो मौर्य शासन का स्वरूप उदार, कल्याणकारी, निरंकुशवाद था। अब देखिए 29 नंबर में, मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष निम्नलिखित में से किस मास में प्रारंभ होता था? किस मास में प्रारंभ होता था? तो होता था आषाढ़ के अंदर, जुलाई में। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जुलाई में या आषाढ़ में इनका वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य प्रांतों में किस प्रांत का राज्यपाल एक विदेशी या यवन यूनानी था? तो ये अपने को देखना है। तो किस प्रांत का था साहब? सौराष्ट्र जूनागढ़ का था। तो शास्त्र था ना। इसके बाद में 31 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखेंगे आप, जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मित्रों, ध्यान में रखना इसको। तो अवरोही क्रम है ये अपने को देखना है, तो इसमें हो जाएगा प्रादेशिक राज्यों और युक्त। अब आगे देखिए आप 32 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल में विष्टि शब्द किसका द्योतक है? मौर्य काल में विष्टि शब्द है ये किसका द्योतक है? तो ये है साहब बलात् श्रम या बधवा मजदूरी। अब देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन, मौर्य काल में सामाजिक भवन मुख्यतः किस विषय वस्तु से निर्मित किए जाते थे? तो 33 का है, इसमें देखेंगे मिट्टी एवं चूने से निर्मित किए जाते थे। अब देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप, मौर्य काल में कर अपवचन के अपराध के लिए क्या दंड दिया जाता था? यानी कर नहीं जमा कराने के अपराध में क्या दंड दिया जाता था? 34 नंबर में है मृत्यु दंड। अब देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित किस शिलालेख में कराधान का विशेष उल्लेख हुआ है? कराधान का विशेष क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। तो कौन से अभिलेख में हुआ है? रुमिंदेई अभिलेख में। रुमिंदेई अभिलेख के अंदर अशोक ने कर है ये क्या करता है? समाप्त करता है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार 35 नंबर का प्रश्न अपने पढ़ा, 36 नंबर देखें आप।
36 नंबर में अपन बात करें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अब देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल की उत्कृष्ट कृति कौन सा है? स्तूप। अब देखिए अशोककालीन स्तंभों के निर्माण के लिए लाल बलुआ पत्थरों को कहाँ से खोदा जाता था? तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, ये कहाँ से खोदा जाता था? 2 और 3 इसके अंदर तक्षशिला अरावली की पहाड़ियों से खोदा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर तक्षशिला अरावली की पहाड़ी, यानी दूसरा व तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद में 39 नंबर का प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य का विदेश व्यापार किन देशों के साथ सबसे अधिक होता था? विदेश व्यापार किन देशों के साथ सबसे अधिक होता था? तो पश्चिमी यूनानी देश और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ। अब देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए आप 40 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। 40 नंबर के क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण रानी की प्रसिद्ध राजाज्ञा लघु शिलालेख 5 अशोक की किस रानी ने प्रसारित किया था? तो अशोक की किस रानी ने प्रसारित किया था? कारवाकी। कारवाकी ही ऐसी रानी है जिसका अभिलेखों में उल्लेख है। अब देखिए 41 नंबर में अपन देखिए, पशु पक्षियों की अनावश्यक हत्या को रोकने के लिए अशोक ने 5वें स्तंभ लेख में अपना कौन सा शाश्वत संदेश दिया था? तो 41 नंबर में देखेंगे, एक जीव को दूसरा जीव मारकर न खिलाया जाए। आगे देखिए 42 नंबर 42 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित प्रसिद्ध प्रमुख अधिकारी। तो देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ये हो जाएगा राजुक, युक्त, महामात्र, प्रादेशिक। ठीक है जी। इसके बाद में अपन बात करें 43 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के 5 स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख किया है जो थे। तो 43 नंबर पे देखें आप, 43 में है आपका चौथा आंसर हो जाएगा, और चौथा आंसर है ये है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल। अब देखिए आगे जो है ये है 44 नंबर का प्रश्न, और 44 नंबर के प्रश्न में देखिए तृतीय स्तंभ लेख में किन मूल पापों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है, पहला ऑप्शन सही है, निर्ममता, कठोरता, क्रोध, अहंकार तथा ईर्ष्या। 45 में देखिए 45 का क्वेश्चन आपका, वह ग्रंथ जिसने पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया है? तो किसने किया साहब? इंडिका ने किया है। अब देखेंगे 46 नंबर का प्रश्न है, अशोक को संस्मरण किए जाने का कारण है? अशोक को संस्मरण किए जाने का कारण है जनहित। नेक्स्ट है 47 में देखिए, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की है वह है? तो वह कौन सा है? उच्च नैतिक स्तर। अब देखेंगे 48 का प्रश्न है, सम्राट अशोक के समय किन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थी। अब देखिए 49 का अपन देखिए, अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि धारण करने वाला कौन था? अशोक का पुत्र था जिसका नाम था दशरथ। अब देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक में उल्लेखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य नाम अतिरिक्त अन्य नाम यह है? कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम है यह पूछा गया है। तो देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका जो अन्य नाम है ये है विष्णुगुप्त। 51 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी के स्रोत हैं? मौर्य जल संसाधन जानकारी के स्रोत हैं, ये पूछ रखे। तो देखेंगे 51 नंबर में अपन देखें तो कौन सा है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। अब देखिए 52 नंबर का, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था?
तो कौन सा था? टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। 53 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, अशोक की नीतियों एवं इनके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत है अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख। अब है 54 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इससे अपने को क्या प्राप्त होता है? शासन के सिद्धांतों की क्या है? पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। अब देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, और 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखा, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था और प्रयाग में किस राजा ने लाकर स्थापित किया था? तो किसने किया था साहब? अकबर ने स्थापित किया था। अब देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, धौली में क्या स्थित है? 56 नंबर का प्रश्न, धौली में क्या स्थित है? शिलालेख स्थित है। अब आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न, अशोक 57 के प्रश्न में देखिए, अशोक कौन सा शासक जैन संत भद्रभाव का समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य समकालीन था। अब देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे आप, भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख स्थित है। तो सबसे पुराना ब्राह्मी अभिलेख है वो कौन सा है? पिपरवा अभिलेख है। ये कौन सा अभिलेख है? ब्राह्मी का सबसे प्राचीन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 में देखिए, सर्वोत्कृष्ट अशोक कालीन स्थापत्य है, तो कौन सा है साहब? स्तंभ। अब देखिए सांची स्तूप किसका उदाहरण है? 60 नंबर पे देखिए, तो किसका उदाहरण है? मौर्यकालीन कला का उदाहरण है। अब देखिए 61 नंबर में, मौर्य शासन के बारे में गलत है। मौर्य शासन के बारे में क्या गलत है? शैव धर्म राज के धर्म नहीं बनाया था, ये गलत है। अब देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन है, तिष्य किसका समकालीन था? तिष्य जो है ये किसका समकालीन था? तो 62 में देखिए अशोक का समकालीन था। अब देखेंगे 63 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये देखिए, मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? मौर्य काल की कौन सी विशेषता थी? तो मुद्रा का प्रचलन है, ये मौर्य काल की क्या थी साहब? विशेषता थी। अब देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखेंगे आप 64 नंबर में, रोमिनदेही किस घटना से संबंधित है? रोमिनदेही किस घटना से संबंधित है? तो घटना दे रखी है, बुद्ध का जन्म, बुद्ध के जन्म से संबंधित है साहब। किसके जन्म से संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस नए पद का सृजन किया था? तो 65 नंबर का क्वेश्चन है, किस दम महामात्र का क्या किया था? सृजन अशोक ने किया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा है? मौर्य शासन पर किस विदेशी ने लिखा है? तो मेगस्थनीज ने मौर्य शासन पर लिखा है। आप देखेंगे 67 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले भारत आया था? मेगस्थनीज भारत आया था। अब देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की तिथि की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो 68 में देखेंगे यूनानी स्रोतों से प्राप्त होती है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, सिंध से पाटलिपुत्र तक जाने वाले मार्ग का उल्लेख करता है, कौन करता है? तो कौन करता है? मेगस्थनीज करता है। 70 नंबर में देखे क्वेश्चन, पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने के बात कही जाती है। तो देखिए ये मौर्यों के अंदर ही है, और 70 में मौर्यों के काल में ही पत्थरों को चमकाने की कला है ये विकसित हुई थी। अब देखेंगे 71 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन है, ये मिलता है तो किस में मिलता है साहब? अर्थशास्त्र में मिलता है। अब देखिए 72 नंबर का क्वेश्चन है, तो 72 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, किस घटना पर अशोक ने भूमिकर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था? तो किस पर कर दिया था साहब? लुम्बिनी में कर दिया था। नेक्स्ट है, विष्टि का तात्पर्य है यह जबरदस्ती किंतु भुगतान कर
विष्टि, ये एक बेगार थी, पहले भी आ चुकी है। तो विष्टि है शिल्पियों पर लगाया गया टैक्स। 74 नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट, विष्टि अपन देखते हैं। विष्टि क्या है? तो विष्टि से तात्पर्य है जबरदस्ती क्या किया जाने वाला मजदूरी, जबरदस्ती मजदूरी यानी बदवा मजदूरी है। तो इसमें ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए 74 में अपन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर दुख व्यक्त किया है? तो किसने किया है? 74 नंबर में अपन देखेंगे पिल्नी ने किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 75 में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? तो देखिए ब्रह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, ग्रीक, ये भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्षेत्र में देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दीवानी कचहरी को क्या कहा जाता था? तो क्षेत्र में देखिए धर्मस्थीय कहा जाता था और फौजदारी को कंटक शोधक कहा जाता था। 77 नंबर में देखिए, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चलता, ये किसका कथन है? कौटिल्य का कथन है साहब। किसका कथन है? कौटिल्य का कथन है। अब देखिए 78 में, चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने करी थी। अब देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल की किस वस्तु में जहाज निर्माण व गतिविधियों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इंडिका। अब देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, पाषाण ग्रह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एक, मौर्य। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पिछली रीट भर्ती में पूछा भी गया है। 81 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। अब देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है, विष्टि अथवा बेगार का प्राचीनतम अभिलेख उल्लेख कहाँ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो 82 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें है? रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विष्टि या बेगार का प्राचीनतम अभिलेख उल्लेख अपने को कहाँ मिलता है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अब 82 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में 83 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम है? ये मिलता है। तो किस में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बात करें 84 नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण किस में मिलता है? कोष्ठागारों का प्रमाण है, ये अपने को कहाँ से मिलता है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से मिलता है। अब देखिए 85 का प्रश्न है, मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त हुए? मौर्य स्तंभ के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो देखेंगे आपका प्रश्न तीसरा है, ऑप्शन तीसरा है, राजगृह से प्राप्त किए जाते थे। 86 नंबर का प्रश्न, यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे, परंतु अभिलेखों में अशोक के एक पुत्र का नाम उल्लेख मिलता है, और वो कौन सा है? तीवर, जो कारवाकी का बेटा था। 86 के बाद में 87, मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगस्थनीज के बाद कौन आया था? तो 87 नंबर का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन आया था? डायमेकस आया था। अब देखिए 88 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन एक अर्थशास्त्र पर टीका है? तो 88 नंबर में कौन सा हो जाएगा? भट्ट स्वामीकृत प्रतिपदा पंजिका। आप देखेंगे
89 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? ये अपने को मिलता है तो मुद्रा राक्षस में मिलता है। 90 नंबर में देखिए, मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, यह उक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि। तो 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में दास प्रथा पर पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि ग्रीक में देखा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, इसी कारण मेगस्थनीज ने भारत के अंदर दासों का वर्णन नहीं किया था। 91 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। अब देखिए 92 नंबर का प्रश्न, मेगस्थनीज द्वारा डायोनिसियस एवं हेराक्लिस के रूप में वर्णित देवताओं की पहचान क्रम से की गई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिव और कृष्ण। अब देखिए 93 नंबर का प्रश्न, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने के लिए सूत्र द्विभाषीय प्रलेखों से मिले जो संबंध हैं, तो ब्राह्मी और अरेमाइक, ये द्विभाषीय अभिलेख, ब्रह्मी और अरेमाइक। नेक्स्ट देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं? तो नासिक, एलोरा और अजंता। अब देखिए 95 नंबर का प्रश्न, यूनानी और अरेमाइक भाषा में खुदा अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है, ये मिलता है, तो ये कहाँ से मिलता है साहब? कंदहार में मिलता है। इसमें कंदहार लिख रखा है लेकिन सही क्या है? कंदहार से प्राप्त हुआ है। 95 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखिए 96 नंबर का प्रश्न, अशोक द्वारा द्वादश अभिलेख यानी 12वें अभिलेख का क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? सभी धर्मों के सार की वृद्धि का, यानी सभी धर्मों में सहिष्णुता की बात है, यह कहता है। अब देखिए 97 नंबर का प्रश्न, मौर्य काल में संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? तो संदेशवाहक को प्रतिवेदक कहा जाता था। अब 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य कला को विदेशी माना है? तो किसने माना है? इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा, विसेंट स्मिथ, बेंजामिन रोले, नेहा रंजन रॉय, तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब देखिए 99, निम्नलिखित में से उन मौर्य शासकों के नाम बताइए जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया। जैन धर्म को स्वीकार किया, तो 99 नंबर में आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और संप्राति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब अपन देखें 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मौर्य काल में राज्य के पूर्णतः नियंत्रण के अधीन कौन सा व्यवसाय था? तो कौन सा व्यवसाय था? इसमें देखिए खान, जंगल, नमक, अस्त्र शस्त्र, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद में देखिए 101 का 101, तो 101 में अपन बात करें, देखिए 101 है, इसमें अपन देखेंगे अशोक के धर्म का केंद्र बिंदु था। अशोक के धर्म का केंद्र बिंदु क्या था? लौकिक धार्मिक सहिष्णुता। 102 का प्रश्न है, इसमें देखेंगे अशोक के सारनाथ स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसमें 102 के अंदर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अश्व, सी है, हाथी, वृषभ, 3 नंबर का। 103 की अपन बात करें, 103 नंबर में देखिए, रोमिला थापर भारतीय इतिहास के किस काल में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? रोमिला थापर, जो रोमिला थापर है यह है किस काल के लिए प्रसिद्ध है? तो मौर्य काल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए 104 का प्रश्न है, मौर्य काल की कौन सी विधा आज भी रहस्य में बनी हुई है? तो
स्तंभों की पॉलिश है ये आज भी क्या बनी हुई है, रहस्य में बनी हुई है। 105 का प्रश्न देखिए, काठियावाड़ की अर्ध शुष्क झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार किस शासक ने करवाया था, तो किसने करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। 106 का प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम किसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया है, तो इसमें आ जाएगा रुद्रदामन प्रथम। 106। 107 का देखिए, अक्षनेवी शब्द का तात्पर्य क्या है, तो अक्षनेवी शब्द का तात्पर्य है न्यास संपत्ति। इसके बाद में देखिए 108, तो 108 में देखिए, भारत के साथ व्यापार और रोम के लिए अपूर्णीय क्षति है, ये किसका है कथन, प्लिनी का है। 109 का प्रश्न देखिए, 109 के प्रश्न में अपन बात करें, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख प्रमाण है, ये अपने को कहाँ से मिलता है, सती प्रथा का अभिलेख प्रमाण, प्रथम अभिलेख प्रमाण अपने को कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है साहब, गुप्त काल में मिलता है। अब देखिए 110 का, सबसे पहले संस्कारों का पूरी पद्धति से वर्णन किया, तो किसमें हुआ है, ग्रह सूत्र में हुआ है। 111 में देखिए, सारनाथ मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है, वर्तमान में यह स्थान किस राज्य में स्थित है, तो देखेंगे किस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एजुकेशन था। 112 का प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन चांदी के 8 सिक्कों पर कौन से संकेत थे, तो 112 में आ जाएगा, कौन से संकेत थे, मोर, पहाड़ी और अर्ध चंद्र। अब देखिए 113 में अपन बात करें, अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में विभाजित हो गया, किस प्रवृत्ति मौर्य के शासनकाल में पुनः इसका एकीकरण हुआ, तो देखिए किसके काल में एकीकरण हुआ, पुनः संप्रति के काल में, चौथा ऑप्शन सही है। 114 देखिए, अशोक के किस अभिलेख को भाव अभिलेख भी कहा जाता है, तो बैराट का जो लघु शिलालेख है तृतीय, इसको भाव अभिलेख भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। 115, किस मौर्य शासक के बारे में सिर्फ 12 बार की अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, तो अपने को 12 बार की गुफाओं से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, दशरथ के बारे में जानकारी मिलती है। 116 नंबर का प्रश्न देखें, स्मारकों के लिए पत्थरों का बड़े पैमानों पर प्रयोग किसने प्रारंभ करवाया था, तो अशोक ने प्रारंभ करवाया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखिए 117, मौर्य काल में निर्माण के दौरान किस वस्तु का अत्यधिक प्रयोग है, यह किया गया था, तो 117 में है लकड़ी का प्रयोग सबसे अधिक किया गया था। 118 में देखेंगे अब, मौर्य शासकों ने विभिन्न कार्यों के लिए कई अधिकारी नियुक्त किए, लेकिन अधिकारियों का एक वर्ग बाकी सबसे अधिक था, वह कौन सा वर्ग था, तो यह था कर अधिकारी। इसके बाद में अपन बात करें तो देखेंगे 119, अशोक के दम को क्या कहा जा सकता है, तो इसमें आपका तीसरा हो जाएगा सामाजिक नैतिक आचार संहिता। अब देखिए 120 में देखिए, शिलालेख जो कि समकालीन दस्तावेज होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बाद में इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो 121 में देखिए, 121 का प्रश्न है, मौर्य समाज में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेखनीय तत्व है, दोबारा पढ़ देता हूँ, मौर्य समाज में शांति और अनुशासन व्यवस्था का उल्लेखनीय तत्व है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ताले नहीं लगाना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए 122 का प्रश्न है, मौर्य युग में एक औसत व्यक्ति सुखी रहने का कारण था, 122 में देखेंगे सादा एवं मितव्ययी जीवन व्यतीत करने के कारण। 123 में देखिए, शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। 124 का प्रश्न देखिए,
अशोक महान इतिहास में जाना जाता है। अशोक महान इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो इसमें देखिए जंगली जानवरों के शिकार के लिए। 124 में ऑप्शन पढ़ूं तो देखिए पहला ऑप्शन है हिंसा और विजयों के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत में कविताएं लिखने के लिए, शांति हिंसा और जनहित कार्यों के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। तो इसके अंदर हो जाएगा 124 में तीसरा, शांति अहिंसा और जनहित के कार्यों के लिए जाने जाते हैं अशोक। अब देखिए 125, अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। तो इसमें देखेंगे दूसरा है अरेमाइक एंड ग्रीक। 126 नंबर में देखिए 126 नंबर में निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त धन खर्च किया था? तो इसमें आपका जो है ये रुद्रदामन का अभिलेख आ जाएगा। 127 में देखेंगे कौन सी सड़क नेपाल जाने वाली राजसी सड़क थी? तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके हैं इसमें पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपारण और नेपाल, ये पहला ऑप्शन ही हो जाएगा 127 में। 128 में देखिए अभिलेखों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है अभिलेखों के संदर्भ में? इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय शुरू हुई, दूसरा है प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, और प्रथम संस्कृत अभिलेख शक छत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ का है। ठीक बात है, सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिले हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपयुक्त सभी है। 129 का प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस स्थान पर मिले हैं? सबसे अधिक अभिलेख कहाँ से मिले? सब मैसूर कर्नाटक से मिले हैं। 130 का देखिए प्रश्न, जेम्स प्रिंसेप की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है? तो इसमें हो जाएगा पूरा शास्त्र या मुद्रा शास्त्र में। 131 में देखेंगे आप, 131 में है किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो भाबरा अभिलेख के अंदर या भाब्रू अभिलेख के अंदर बताया है। 132 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम 132 में निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो कौन सा है? मौर्य इसके अंदर प्राचीनतम राजवंश है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें। 133 का प्रश्न है, ये देखिए, अशोक के समकालीन सिंगल नरेश कौन था? तो कौन था साहब? तिस्य जो था ये सिंगल नरेश था। 134 का प्रश्न देखिए, यह कथन किसका है? अंजीर और शराब तो हम बेच देंगे, लेकिन यूनानी कानून दार्शनिक भेजने की अनुमति नहीं देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटियाक प्रथम, इसमें एंटियाक प्रथम है। नेक्स्ट है 135 का प्रश्न है, देखिए, सेल्यूकस की उस पुत्री का नाम बताइए जिसका विवाह है चंद्रगुप्त से हुआ था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हेलेना। 136 का प्रश्न, तो देखें आप, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? तो सत्य कथन है ये देखने हैं, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र मानते थे, दूसरा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते थे, तीसरा है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कुल का बताते थे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखें, आगे देखें 37 नंबर का आपका जो प्रश्न है, 137 नंबर का आपका जो प्रश्न है, इसमें देखिए आप, प्रश्न बोलता हूं, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? तो इसमें देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम ईरान तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूर्व बंगाल तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अपन बात करें तो देखें 138
138 का। 137 में क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और अब अपन बात करें 138 का प्रश्न। तो 138 में देखिए, दक्षिण भारत में किस स्थान पर स्थित मंदिर में चंद्रगुप्त मौर्य ने निराहार रहकर प्राण त्याग दिए थे? तो कहाँ पर त्याग दिए थे? स्वर्ण बेलगोला, ये सब कर्नाटक के अंदर है, स्वर्ण बेलगोला में त्याग दिए थे। अब देखेंगे 139 नंबर का प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। अब अपन बात करें 140 का प्रश्न है, तो इसमें देखेंगे आप 140 नंबर का प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की क्या की थी? घोषणा की थी। तो किसने करी थी साहब? अशोक ने करी थी। 141 में देखिए, डायमेकस, डायोनिसियस दो विदेशी राजदूत किस मौर्य शासक के दरबार में थे? 141 का प्रश्न है, तो किसके दरबार में थे? बिंदुसार के दरबार में थे। 142 में देखिए, सत्य कथन देखना है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, बिल्कुल सही। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था, बिल्कुल सही। मास्की एवं गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली में देवनामप्रिय था और देवनामप्रिय देसी उपाधियों से विभूषित था। उपरोक्त सभी। 143 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे आप, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण एवं प्रकरण हैं? 143 नंबर के प्रश्न में देखिए आप, तो आपका पहला हो जाएगा 15 और 180। 144 का प्रश्न है, अशोक के उस अभिलेख का नाम बताइए जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। 144 का प्रश्न तो इसमें है मास्की और गुर्जरा। 145 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, वह मौर्य वंशी शासक जिसके राज्याभिषेक व राज्यारोहण में 4 वर्ष का अंतर है? तो किस में है ये? अशोक में। अब देखिए 146 का प्रश्न है, पाषाण से निर्मित पाटलिपुत्र में अशोक के महल को देखकर किसने कहा यह सब असुरों द्वारा बनाए गए हैं? तो 146 का प्रश्न है, इसमें है फाइया ने कहा। अब देखिए 147 का है, मौर्य काल में कौन सा प्रांत हाथियों के लिए प्रसिद्ध था? तो 147 में देखिए क्या था? कलिंग था। 148 में देखिए, कलिंग कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया साहब? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा गया। 149 में देखिए आप, अशोक का वह स्तूप बताइए जो वर्ष 2015 में भी उपलब्ध है। 149 में सांची का अमर स्तूप। अब 150 है, 150 का क्वेश्चन देखिए, अशोक के समय प्रचलित राष्ट्रीय लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी। 151, मौर्य शासकों की राष्ट्रीय भाषा थी? 151 में एक प्राकृत। 152 में, तो देखिए, मौर्यकालीन जनपद के उस अधिकारी का नाम बताइए जो वर्तमान में वित्त मंत्री और गृह मंत्री के समान था? तो कौन था? समाहर्ता। 153, मौर्यकालीन वह अधिकारी जो वर्तमान में कलेक्टर के समान था? तो कौन था? प्रादेशिक या प्रदेष्टा। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन उस विभाग का नाम बताइए जो वर्तमान में केंद्रीय सचिवालय के समान था? तो ये था अक्सपटलिक। क्या था? अक्सपटलिक या अक्सपटल। अब देखिए 155। 155 में अपन देखेंगे, कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो कौन रहता था? अशोक रहता था। 156 में देखिए, अशोक का लेखन समकालीन था। अशोक का लेखक जो उसके समकालीन था, तो 156 में अपन देखें चंद्रगुप्त मौर्य के। सॉरी, ये प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। अर्थशास्त्र का लेखक
समकालीन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। कौटिल्य या चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के ही तो समकालीन था। 157 का प्रश्न, किस श्रीलंकाई शासक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने अशोक को अपना आदर्श माना था? तो किसे कहा जाता है? शिष्य को कहा जाता है। 158 में देखेंगे आप, 158 में भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। 159 में देखेंगे प्राचीन भारत का वह युग बताइए जिसमें सर्वप्रथम अभिलेखों के निर्माण और कलाकृतियों में सर्वप्रथम पाषाण का प्रयोग किया गया था। तो मौर्य काल में किया गया था। अब देखिए 160 का प्रश्न है, लाल सागर के तट पर भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय द्वारा स्थापित बंदरगाह जो सबसे प्रमुख बंदरगाह था, तो कौन सा था? बर्निश सबसे प्रमुख बंदरगाह था। 161 में देखें तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो कौन है? इंडिका। 162 में देखिए, अर्थशास्त्र को परामर्श, अर्थशास्त्र राजा को परामर्श देता है संपूर्ण शासन को अपने हाथ में ग्रहण करने का। तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। 163 नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल का सेना भक्तम क्या है? 163 में देखिए, मौर्य काल का सेना भक्तम क्या है? तो 163 में आपका जो ऑप्शन है ये हो जाएगा 163 में तीसरे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, सेना द्वारा किसी क्षेत्र के लोगों पर आरोपित एक दंड कर जहां से होकर यह गुजरती थी। नेक्स्ट है 164। 164 में अपन देखें, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था 164 में, तो क्या था साहब? उज्जैन। 165 का प्रश्न देखें, अशोक के शिलालेख में सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब देखिए मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज है चंद्रगुप्त की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। पहला ऑप्शन सही है। 167 में अपन देखें तो मौर्य काल में सीता कर लागू होता था, तो यह है राज्य स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर। तो तीसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 168 में देखिए, अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 168 में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। प्रमुख शिलालेख 12वां अशोक के कलिंग अभिलेख, दोबारा देखिए, प्रमुख शिलालेख 13वां कलिंग के अभियान के कारण वेदनाओं से हुए उनके अनुपात को अभिलिखित करता है। दूसरा है आपका प्रमुख शिलालेख 10 अशोक की लुम्बिनी यात्रा को अभिलिखित करता है। तीसरा है प्रमुख शिलालेख 12वां अशोक के द्वारा स्थापित एक नए वर्ग अधिकारी दम्मा मात्रों को निर्दिष्ट करता है। चौथा है प्रमुख शिलालेख 12वां सभी संप्रदायों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने को कहता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 168 का अपना प्रश्न है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 1 और 4। 169 में देखिए, अशोक का पोता है, ये है दशरथ। 170 देखिए, निम्नलिखित में किस अशोक के अभिलेख में पारस्परिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी? तो 170 के अंदर है शिलालेख प्रथम में। अब 171 में है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। 172 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प
मौर्य काल का नहीं है, तो 172 में है, कौन सा है, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति। 173 में देखिए, 173 में अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भाग किसके लिए प्रसिद्ध था, तो किसके लिए प्रसिद्ध था, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। 174 में देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति। 175 में देखेंगे आप, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। 176 में देखें, 1915 में आविष्कृत एक फरमान प्रियदर्शी जिस पर इसके लेखक का नाम महाराजा अशोक है, वह है मास्की फरमान। 177 का देखिए, कौन से शिलालेख के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी भारत पर विजय सिद्ध होती है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 178 में देखेंगे, 178 में है तो आपका अशोक धम का कौन सा सैद्धांतिक पहलू नहीं है। 178 में कौन सा सैद्धांतिक पहलू नहीं है, तो अक्षिति, व्यवहार में संयम, सभी के लिए समान व्यवहार, ये तीनों हैं। पाप का भय, ये नहीं है, तो पाप का भय है, ये नहीं होगा 178 के अंदर। अब देखेंगे 169, मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण माने जाने की कम से कम संभावना किसकी है, तो इसमें देखिए 169 में है 4 राष्ट्रीय चेतना और प्रतिनिधि संस्थाओं का अभाव। 180, नंद राजवंश का आखिरी शासक कौन था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, तो कौन था साहब, धनानंद था। 181 देखिए, अशोक साम्राज्य में कौन सा राज्य दक्षिण में स्थित नहीं था, तो पल्लव जो थे दक्षिण में स्थित नहीं थे। 182 में देखिए, अशोक ने अपने सभी शिलालेखों या अभिलेखों में एक रूपता से किस भाषा का प्रयोग किया है, तो अर्ध मागधी का प्रयोग किया है। 183 में देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, तो राज्य का 7वां मित्र। इसके बाद में 184 में देखिए, मौर्य लोक सेवकों का आम नाम था, तो क्या था, अमात्य था। 85 में देखिए, धर्म चक्र के सही संख्या के आरों को चिन्हित कीजिए, यानी धर्म चक्र में कितने आरे दर्शाए गए हैं, तो 185 में है, कितने दर्शाए गए हैं, 24। 186 में देखिए, प्रश्न 86 में है, कौटिल्य के द्वारा उपयोग किया गया शब्द धर्म स्थीय यह दर्शाता है, तो 86 में है न्यायिक कचहरी। 87 में देखिए, प्रशस्ति क्या है, तो प्रशस्ति जो है ये राज प्रशंसा है। 188 देखिए, सौराष्ट्र का सुदर्शन सरोवर किसने बनवाया था, 188 में अपन बात करेंगे तो किसने बनवाया था, पुष्यगुप्त ने बनवाया था। अब देखिए 189 में देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, तो इसमें दम्मा मात्र, दमस्थीय, रज्जुक, कंटक शोधक, तो इसमें आंसर है यह आपका हो जाएगा चौथा, 2 और 4, दमस्थीय और कंटक शोधक। 190 है, इसमें देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था, तो इसमें हो जाएगा
2 नंबर का मेगास्थनीज। 191 का देखिए, शिलालेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में अपन बात करें 192 का, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो 192 में देखेंगे तो कारुआकी। इसके बाद में अपन बात करें 93 में, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो 193 में है एक उपगुप्त। किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? 194 में है 2 अशोक। अब देखिए 195 का प्रश्न है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? सप्तांग सिद्धांत किसकी देन है? कौटिल्य की देन है। 196 में देखेंगे, आचार्य कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं हुआ है इसके अंदर? तो देखिए कौटिल्य के अनुसार मिट्टी का दुर्ग। 197 का प्रश्न है, सीता से अभिप्राय है हल चलाने से उत्पन्न होने वाले पदार्थ। नेक्स्ट है 198 का प्रश्न है। तो 198 में देखेंगे आप, मौर्य काल में 4 अंगों की सेना को चतुरांगनी सेना कहा जाता था। सेना के 4 अंगों में से कौन सा अंग शामिल नहीं था? तो कौन सा अंग शामिल नहीं था? इसके बाद में अपन बात करेंगे तो देखेंगे आपका 199 में अपन बात करें तो किस पाश्चात्य दार्शनिक व राजनीति के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत कौटिल्य के राज्य के सर्वोच्च शक्ति विचारों में खूब समानता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑस्टिन। 200 का प्रश्न है, कौटिल्य का सद्गुण संपन्न राजा किस यूनानी राजनीतिक विचारक के आदर्श शासक के समान है? तो हो जाएगा 200 में तीसरे नंबर का प्लेटो। अब देखेंगे आप 201 में देखिए, मेगास्थनीज ने दार्शनिकों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है, निम्न में से कौन सी श्रेणी में शामिल हैं? तो ये हैं उपयुक्त दोनों, ब्रेकामैन और सारमैन। अब देखिए 202 का प्रश्न है। तो 202 के प्रश्न में अपन देखें, मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है साहब? युद्ध कार्यालय में 35 सदस्य होते थे, ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। 203 का देखें, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद की तुलना किस प्रकार के देशों के सम्राटों के राजमहलों से की है? तो इसमें सूसा और इकबतना। अब देखिए 203 के बाद में 204 में देखिए, मेगास्थनीज ने 5 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इसमें शामिल नहीं है? तो 204 में देखेंगे तो आपका पवन दुर्ग है, ये शामिल नहीं है। अब देखिए 205 का, अनालंबो प्रवीणा अरिहिंसा भूताना, यानी सर्व प्राणियों के प्रति अहिंसा और सर्व भूताना अक्ष तिच संपंच, ये किस मौर्य शासक के धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं? तो इसके अंदर आ जाएगा अशोक। अब देखिए 206 किस मौर्य शासक ने आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मचिंतन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था? तो कौन आ जाएगा? अशोक। अब देखिए 207 में मौर्यकालीन समाज के संदर्भ में असत्य युग में, तो 207 में आ जाएगा सौभिक सब्जी बेचने वाला, असत्य युगम है। 208 में देखिए, तक्षशिला में 2 प्रकार के विद्यार्थी गण थे, इनमें से कौन सा शामिल है? तो उपयुक्त दोनों, यानी आचार्य का भाग, दायक और
दरमेंतेवाशी, यानी दोनों इसके अंदर सही हैं 108 में। अब देखिए 109 में, मौर्यकालीन किस लिपि की वर्णमाला संस्कृत पर आश्रित है? तो किसकी है? खरोष्ठी लिपि। 210 में देखिए, मौर्यकालीन कौन से दो प्रदेश सन के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसके अंदर आ जाएगा एक काशी और मगध। 211 नंबर का देखिए, मौर्यकालीन टकसाल के शासकीय अधिकारी थे? तो 211 में आपका है उपयुक्त दोनों, सौवर्णिक और लक्षणा अध्यक्ष। अब देखिए 212 का प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थल हो गया था? तो 212 में देखिए कौन सा हो गया था? श्रावस्ती हो गया था। 213 का देखिए, अशोक के शिलालेखों में जैन धर्मावलंबियों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो 213 में हो जाएगा चार निग्रंथों के नाम से। 214 में देखिए, बिहार के किस स्थानों पर आज भी मौर्यकालीन अवशेष दिखाई देते हैं? तो बांकीपुर, पटना और कुम्भरहार, यानी उपयुक्त सभी। 215 देखिए, पाटलिपुत्र में अशोक के राजप्रसाद का अस्तित्व कौन सी शताब्दी तक दृष्टिगोचर होता है? तो 7वीं शताब्दी तक दृष्टिगोचर होता है। तो 215 में हो जाएगा एक। अब देखिए 216 में देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ये अपने को छांटना है। स्तूप के चारों ओर काष्ठ या पाषाण का घेरा होता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका कहते थे, ये सही बात है। आज अशोक के अधिकांश स्तूप नष्ट हो गए, परंतु सारनाथ में उनके द्वारा निर्मित धर्मराजी का स्तूप का निचला भाग विद्यमान है। सही है। सांची में अशोक ने ईंटों का एक विशाल स्तूप बनवाया, जिसके परिवर्धन स्वरूप आज भी विद्यमान है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उपयुक्त सभी हैं। देखिए 117 का प्रश्न देखिए, सत्य कथन देखना है। अर्ध चित्र से तात्पर्य है पाषाण में उत्कीर्ण वे मूर्तियां या दृश्य जो पाषाण की शिलाओं पर एक ही ओर खोदकर उभारे गए हैं। सही बात है। इसके बाद में, सांची और भरूच के स्तूपों में पाषाण के अनेक अर्धचित्र उत्कीर्ण किए गए। अच्छी बात है। मौर्य युग की समस्त कलाकृतियों में अशोक द्वारा निर्मित स्थापित पाषाण स्तंभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये लगभग 16 मीटर ऊंचे और वजन में 80 टन है। तो इसके अंदर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए 118 का प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रत्येक स्तंभ एक ही पाषाण को काटकर बनाए जाते थे, बताइए प्रत्येक स्तंभ में कितने भाग होते थे? तो 118 में अपन बात करें 3 भाग होते थे। 119 में देखिए, निम्नलिखित में से पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा गया है, किसे कहा गया है साहब? तो बिंदुसार को कहा गया है। 220 का प्रश्न है, किसने कहा तुम चाणक्य एक पंडित हो और अपनी चोटी का ही ध्यान रखो, युद्ध करना राजा का काम है, किंतु तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। ये कथन किसका है? बड़ा अच्छा कथन है। किसका है? दानानंद का है, जो किसके बारे में कहा गया था? चाणक्य के बारे में कहा गया था। तो इस प्रकार से आपके सामने 220 प्रश्न हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। धन्यवाद।